Hey, good morning everyone. This is Puneet here. आज हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर एसओपी फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम को देखेंगे। मतलब हमारा जो क्लेम का सेटलमेंट होता है ना, उसका एसओपी क्या बोलता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। ठीक है। अब हमारे ऑफिस में बहुत सारे क्लेम आते हैं, मतलब ईपीएफओ ऑफिस में बहुत तरह के क्लेम आते हैं। ठीक है। तो उसी को जो है उसके लिए मतलब कि कैसे उसको सेटल करना है उसके बारे में हमारा एसओपी बताता है। ठीक है। तो ये आ गया समझ में कि एसओपी क्यों बनाया गया। तो एसओपी इसीलिए बनाया गया कि ताकि मेंबर जो हमारा क्लेम करता है ना, वहाँ से लेकर के जब तक उसका सेटलमेंट उसके अकाउंट में जाने तक का जो प्रोसेस होगा उसी को जो है एसओपी डिस्क्राइब करता है। ठीक है। हमारा एसओपी किस तरह से बनाया गया था। हमारा एसओपी का ऑथोरिटी एंड सोर्स ऑफ एसओपी जो है हमारा जितना एक्ट एंड स्कीम है वो है। ठीक है। और जितने भी मैनुअल तेनुअल है वो सबके अकॉर्डिंग बनाया है। अब रहा कि सर प्रोसीड्योर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम, मतलब क्लेम का सेटलमेंट का क्या प्रोसीड्योर है। तो देखिए हमारे यहाँ लिखा है कि रिसिप्ट ऑफ क्लेम फॉर्म इन ईपीएफओ फील्ड ऑफिस। हमारे यहाँ बहुत तरह से जो है क्लेम आ सकते हैं। ठीक है। जैसे लिखा है रिसिप्ट थ्रू पोस्ट, तो पोस्ट के थ्रू भी जो है हमारे पास कुछ क्लेम आते हैं जो ऑफलाइन आते हैं। आजकल क्या है ना कि ज़्यादातर क्लेम जो है ऑनलाइन ही आते हैं, कुछ क्लेम जो है ऑफलाइन आते हैं। ठीक है। कुछ क्लेम जो है बाय पोस्ट की द्वारा आते हैं, कुछ क्लेम को जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव लेके आते हैं, या कुछ क्लेम को जो है एम्प्लॉयर लेके आते हैं। इस तरह से हमारे पास इतने सारे क्लेम आ सकते हैं। तो आप कहिए सर हमारे पास क्लेम कितने होते हैं। देखिए हमारे पास मैंने क्या बताया, मैंने अपने पिछले वीडियो सब में बताया कि देखिए किसी मेंबर जब हमारे ईपीएफओ ऑफिस में अपना कंट्रीब्यूशन जमा कर रहा है ना, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि वो पार्शियल विड्रॉल करेगा तो उसे बोलेंगे एडवांस, जिसे हम लोग फॉर्म 31 के द्वारा 31 के द्वारा निकालते हैं। अगर वो फाइनल सेटलमेंट करना चाहता है तो मैंने बताया कि इसमें दो केस होते हैं। एक होता है फाइनल सेटलमेंट जब डेथ नहीं हुआ तो उसके केस में तो फॉर्म 90 के द्वारा, और फाइनल सेटलमेंट इन केस ऑफ डेथ फॉर्म 20 के द्वारा। और कौन से होते हैं तो जब सदस्य जो है ना एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हैं ना, तो उसके लिए ट्रांसफ़र क्लेम करते हैं, जिसे हम लोग फॉर्म 13 के द्वारा देते हैं। कि नहीं आया समझ। उसके बाद पेंशन क्लेम होते हैं। तो पेंशन का भी मैंने पेंशन वाले वीडियो में सब कुछ बताया है। तो पेंशन हम लोग फॉर्म 10D के थ्रू देते हैं। इसके अलावा रहा कि इन केस ऑफ डेथ केस में अगर डेथ इन सर्विस होता है तो उस केस में हम लोग ईडीएलआई स्कीम भी प्रोवाइड करते हैं, जिसे फॉर्म 5IF के द्वारा हम लोग देते हैं। इतने तरह के क्लेम है, ये ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ये ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ठीक है। तो कहाँ कहाँ से आते हैं ये आ गया समझ में। अभी जो भी क्लेम आता है ना वो सबसे पहले पीआरओ और रिसिप्ट काउंटर पे जाते हैं। तो आप कहिएगा सर ये तो केवल ऑफलाइन जाते होंगे, तो यस श्योरली जो है ना हमारे पास दो तरह के क्लेम आते हैं, एक ऑनलाइन और एक आते हैं ऑफलाइन। ठीक है। तो जो ऑफलाइन क्लेम आएंगे ना वो हमारे पीआरओ में जाएंगे या रिसिप्ट काउंटर जो है वहाँ पे जाएंगे। ठीक है। वहाँ पे जो है डीए रिसिप्ट बैठे होते हैं, वो जो है उस बहुत सारे चेक पॉइंट को चेक करते हैं। ठीक है कि नहीं आया समझ। और ऑनलाइन जो आते हैं वो तो डायरेक्टली आपको अकाउंट सेक्शन के डीए के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है। अकाउंट सेक्शन के डीए के सिस्टम में पहुंच जाते हैं जो भी ऑनलाइन क्लेम होते हैं। जो ऑफलाइन क्लेम होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक आधार एक नॉन आधार। ठीक है कि नहीं आया समझ। जो भी ऑफलाइन क्लेम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आधार क्लेम और एक नॉन आधार क्लेम। अब कहोगे सर ये कंपोजिट क्लेम फॉर्म लिखा है, तो देखिए कंपोजिट क्लेम फॉर्म अभी जो है ना ये कुछ मतलब साल पहले स्टार्ट हुआ कंपोजिट क्लेम फॉर्म। इसमें इसका नाम कंपोजिट इसीलिए है ना कि पहले क्या होता था, हम लोग को एक फॉर्म 90 का अलग क्लेम होता था, 10C का अलग क्लेम होता है। अब दोनों को कंपोजिट कर दिया, मतलब एक ही फॉर्म में ना फॉर्म 90 भी लिखा है और फॉर्म 10C भी लिखा है। तो मतलब एक ही क्लेम में जो है ना उसमें चेक पॉइंट ऊपर में दिया रहता है कि दोनों को टिक कर दीजिए तो आपका 1910C दोनों हो जाएगा। उसी तरह डेथ क्लेम में भी कंपोजिट कर दिया कि पहले क्या होता था कि डेथ क्लेम का सभी फॉर्म अलग अलग होते थे, 10D अलग होते थे, 20 का अलग होते थे, लेकिन अब उसको भी कंपोजिट कर दिया। अब एक ही क्लेम फॉर्म है, उसी में ऊपर में चेक पॉइंट दिया है कि आपको पीएफ भी निकालना है, आपको ईडीएलआई भी निकालना है, आपको पेंशन भी निकालना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि इसका नाम कंपोजिट क्यों रखा है। अब बात चलते हैं, हम लोग बात कर रहे थे आधार और नॉन आधार के बारे में। तो देखिए हमारे जो जब ऑफलाइन क्लेम आते हैं ना तो सबसे पहले जो है हमारे बेस पे जो है हमारा जो रहते हैं रिसिप्ट काउंटर रहते हैं या पीआरओ काउंटर रहते हैं। ठीक है। वहाँ पे जो है क्लेम जमा लेते हैं। तो वो देखते हैं, दो केस देखते हैं, एक कौन आधार क्लेम और एक नॉन आधार क्लेम। ठीक है। तो क्योंकि सर दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए अगर किसी सदस्य है ना उसका हमारे पास सब कुछ है, केवाईसी हमारे पास सब फुलफिल्ड है, तो क्या करता है सदस्य जो है ना बिना कंपनी का साइन कराए ही क्लेम के साथ आधार कार्ड लगा के दे देते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा केस, तो कंपोजिट क्लेम फॉर्म आधार केस बोलते हैं। आधार केस कि नहीं आया समझ, ये आधार वाला क्लेम। मतलब इसमें ना कंपनी के सिग्नेचर का जरूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका सब कुछ अवेलेबल है, हमारे पास उसका केवाईसी है, उसका बैंक लगा हुआ है। तो वो क्या करते हैं क्लेम के साथ अपना आधार कार्ड लगा देते हैं और अपने बैंक का चेक या बैंक का चेक हो गया या फिर पासबुक जो है वो लगा देते हैं। और नॉन आधार में क्या होता है कि नॉन आधार में कंपनी का सिग्नेचर मैंडेटरी होता है। तो ऑफलाइन क्लेम कितने तरह के, दो तरह के, एक आधार वाला ऑफलाइन क्लेम, एक नॉन आधार वाला। तो नॉन आधार वाला में कंपनी का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है। कंपनी का सिग्नेचर होना चाहिए, सभी अटेस्टेड होना चाहिए।
अब आगे देखिए फॉर्म नंबर 19, 10C, 31 मैंने बताया कि 19 के थ्रू हम लोग फाइनल सेटलमेंट लेते हैं, 10C के थ्रू। अभी देखिए मैंने बताया ना कि पेंशन का भी दो होता है। एक पेंशन होता है कि अगर आप पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं तब आपको जो पेंशन मिलता है मंथली पेंशन, उसके लिए फॉर्म 10D होता है। और जो आप पार्स मतलब आप एलिजिबल नहीं हुए पेंशन, मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हुए, तब जो आप अपना पेंशन का रुपया निकालेंगे वो 10C के थ्रू निकालेंगे। तो 10C 10D समझ में आ गया होगा। उसी तरह 31 होता है हमारा, फॉर्म 31 होता है, वो हमारे एडवांस के लिए होता है, ठीक है। तो कितने तरह के क्लेम हो गए, तो देखिए सबसे पहले हम एडवांसेज लेंगे फॉर्म 31 के थ्रू, फाइनल सेटलमेंट लेंगे फॉर्म 90 के थ्रू और फॉर्म 20 के थ्रू इन केस ऑफ डेथ, ठीक है। उसके बाद पेंशन के लिए मैंने बताया कि 10C और 10D। 10C जो है पार्शियल, मतलब एक तरह से कहिए कि मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो उसके लिए क्राइटेरिया है कि 9.5 ईयर से ज़्यादा का सर्विस होना चाहिए। तो अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, कोई पर्सन 2 ही साल सदस्य अगर काम किया है, तो उसको क्या करेंगे, हम फॉर्म 10C देंगे पेंशन वाला रुपया निकालने के लिए, ठीक है। और अगर जो मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल है वो फॉर्म 10D के थ्रू अपना निकालेगा, ठीक है। नॉन आधार क्लेम आ गया, ठीक है। अब करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ PF विड्रॉल। हम लोग जानते हैं एडवांसेस क्लेम लेते हैं। अब रहे कि सर एडवांस क्लेम जो लेता है, तो आपने तो बताया बहुत तरह के एडवांस क्लेम होते हैं। यस मैंने ही आपको बताया था कि जो हमारा पैरा 68 था, हमारा EPF स्कीम का जो पैरा 68 था, उसमें बहुत सारे क्लेम का डिस्कस किया गया। जैसे कि मैंने बताया था कि बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लेते हैं, इलाज के लिए लेते हैं, इलनेस के लिए लेते हैं, मैरिज के लिए लेते हैं, एजुकेशन के लिए लेते हैं। तो अब राकेश सर आपने उसमें बहुत सारा रूल भी बताया था कि ये सब देना पड़ेगा, ये सब देना पड़ेगा, उसके बारे में बताइए। देखिए सबसे पहले 68B जो होता है ना, वो हाउसिंग लोन के लिए, घर खरीदने के लिए, घर की ज़मीन खरीदने के लिए, कुछ भी या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ये हम लोग 68B में हम लोग ने पढ़ा था। तो इसमें जो है ना कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर होता है। तो नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द विड्रॉल ऑफ क्या एडवांसेस क्लेम फॉर द पर्पस ऑफ हाउसिंग लोन, परचेस ऑफ साइट, फ्लैट, इस सब के लिए जो है ना हम लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, वो अपना ऑनलाइन अप्लाई कर दे या फिर ऑफलाइन करता है। तो हमको मैंने बता दिया कि ऑफलाइन करने का 2 तरीका, एक नॉन आधार वाला क्लेम या आधार वाला क्लेम। तो उस तरह से करके अपना दे दे, हम दे देंगे, ठीक है, अगर 68B के थ्रू अप्लाई किया तो। अब है सर इलनेस के केस में क्या है, इलनेस ऑफ मेंबर या फैमिली। अगर किसी सदस्य बीमार हो गया, उसका फैमिली में कोई मेंबर बीमार हो गया, तो उस केस में हम लोग 68G अप्लाई करते हैं। सदस्य जो है 68G अप्लाई करके कुछ रुपया अपने PF से निकालते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी है, यस देखिए लिखा है सर्टिफाइड ऑफ डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट जो है उसमें रहना चाहिए। लिखा है सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉयर दैट का, ये मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि एम्प्लॉयर से जो है एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि ESIC से जो फैसिलिटी मिलता है ना उसका फ़ायदा नहीं उठा रहा है। कहोगे सर ESIC क्या होता है, देखिए जिस तरह हमारा EPFO स्कीम जो है ना, EPFO जो है वो क्या है हमारा PF के लिए बनाया गया, उसी तरह ESIC जो है ना वो हमारे जो है ना अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुन सिचुएशन होता है, जैसे किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी को बीमारी हो गया, इलनेस हो गया, तो उस केस में ESIC भी जो है एक सोशल सिक्योरिटी की प्रोवाइड करता है, जैसे इलाज के लिए कुछ रुपया देते रहना हर मंथ, ठीक है। इस तरह का ESIC में भी जो है सदस्य हिस्सा होता है। तो कह रहा है कि 68J लेने के लिए, मतलब इलनेस के लिए जो एडवांस PF से निकालता है, उसको लेने के लिए लिखा है एक सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टर का सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ जो है एम्प्लॉयर द्वारा ये दिया जाएगा कि ये ESIC से बेनिफिट नहीं उठा रहा है। क्योंकि सर ऐसा क्यों कर रहा है, तो देखिए अगर जिसको ESIC से रुपया मिल रहा है ना, तो ESIC तो आपको पता होना चाहिए हर मंथ जो है कुछ रुपया प्रोवाइड करता है अपने सदस्य को। तो अगर ESIC उसके तबियत के लिए दे ही रहा है रुपया, तो PF का क्या जरूरत है फिर, क्योंकि PF तो जानते हैं ना PF फ्यूचर के लिए बनाया गया है। इसमें जितना ज़्यादा रुपया रहता है PF में उतना अच्छा फायदा मिलता है, ठीक है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि ESIC अगर दे रहा है इलनेस के लिए, तो इसीलिए ऐसा रूल बनाया गया। अब रहा कि सर मैरिज के केस में जो आप बताए थे 68K होता है मैरिज केस में, अपना हो मैरिज या फिर बच्चे का हो, ठीक है, या फिर ब्रदर सिस्टर का। तो इस केस में क्या होता है, तो कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। मैंने ये भी बताया था कि 68 जो K है ना, ये मैरिज के साथ साथ मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन के लिए भी है। आफ्टर द मैट्रिकुलेशन, मतलब मैट्रिकुलेशन के बाद जो एजुकेशन होता है अपने बच्चे को, उसके लिए भी 68K अप्लाई कर सकता है, इसमें भी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक 68M होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि जब कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है तो उसके लिए 68M होता है, इसमें भी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया था आपको कि एक एडवांसेज होता है जो नेचुरल क्लैमिटी के कंडीशन में दिया जाता है, तो इसके लिए मैंने बताया था 68L, ठीक है। एक 68L एबनॉर्मल कंडीशन के लिए मैंने बताया था कि जब 68L होता है ना, तो मतलब क्या, जैसे अभी कोविड आया था, 68L के अंतर्गत ही जो है कोविड का एडवांसेज हम लोग ने दिया है, ठीक है। इसमें भी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसके बाद मैंने एक बताया था आपको 68N, मैंने बताया था कि न्यू इक्विपमेंट किसी को खरीदना हो, दैट मीन्स कोई हैंडीकैप्ड पर्सन हो, अगर उसको न्यू इक्विपमेंट खरीदना हो ना, तो उसके लिए हम लोग क्या देते हैं, 68N देते हैं। मैंने बताया था कि 3 साल पे इसे देते हैं, ठीक है। 3 साल एक बार ले लिया तो फिर उसके 3 साल बाद ही देंगे दूसरा। इसमें भी जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, कि नहीं आया इसमें।
उसके बाद लिखा है कि अगर मैंने और दो मैंने बताया था आपको एडवांसेस का, एक बताया था 68NN और एक बताया था 68NNN। ठीक है, तो 68NN वाले में मैंने बताया था कि सदस्य जो है ना 54 से लेकर 57 साल में जो अपना 90% पीएफ विड्रॉल कर लेता है। ठीक है, 54 से 57 मतलब, ठीक है, तो इसमें भी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। और एक लास्ट मैंने बताया था वरिष्ठ पेंशन योजना अगर LIC से लेना चाहता है हमारा, NNN वाले में मैंने बताया था 68NNN, पैरा 68NNN में बताया था कि उसमें भी 90% विड्रॉल किया जाता है सदस्य के द्वारा जब वो वरिष्ठ पेंशन योजना LIC करेगा। इसमें भी कोई डॉक्यूमेंट हम लोग नहीं लेते हैं। तो ये कितने सारे क्लेम थे, ये एडवांसेज के क्लेम थे। ठीक है, ये एडवांसेज के जब क्लेम आते हैं तो उसमें ये सब चेक किया जाता है ये सब है कि नहीं है। ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लेम में जो है ना, वो ऑनलाइन क्लेम में ज़्यादातर देखा जाता है कि ये सब नहीं रहता है, डॉक्यूमेंट सब नहीं रहते हैं। ठीक है, तो उसमें शायद जो है एक डिक्लेरेशन लिखा रहता है कि मतलब ये मैं सर्टिफाइड करता हूँ कि ये चीज़ है मेरे पास। ठीक है, लेकिन चलिए इतना नहीं देखता है। ठीक है, लेकिन देखनी चाहिए। ठीक है, अब रहा कि ठीक है सर ये तो हो गया, इतने तरह के एडवांसेज क्लेम है और उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर है, तो आपको कैसे याद रखना है ये सब बात। तो देखिए सिंपल सा है, अगर इलनेस है ना तो इलनेस के लिए आपको याद रखना है, और किस मैं बता रहा हूँ जिसमें होता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि याद कर लेना है। देखिए इलनेस के लिए एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट, और एम्प्लॉयर बताएगा कि ESIC से कोई रुपया मतलब नहीं ले रहा है, ESIC का बेनिफिट नहीं उठा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन, हैंडीकैप्ड पर्सन अगर कोई एडवांसेज लेता है वहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, और कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, बस यही दो कंडीशन में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। अब रहा कि सर क्लेम के साथ और क्या लगाता है सदस्य, तो देखिए क्लेम के साथ सदस्य जो है ना हमेशा जो है ना अपना एक पासबुक लगाएगा। ठीक है, जो उसके KYC में मेंशन है ना वो पासबुक या फिर अपना कैंसिल चेक लगाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे लिखा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द बैंक पासबुक, मतलब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए वो पासबुक। कैसा होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए सदस्य के द्वारा। ठीक है, ऐसा देखिए अभी क्या है ना कि हम लोग पे एक प्रेशर दिया जाता है कि आप क्लेम को रिजेक्ट मत कीजिए, लेकिन देखिए हमारा SOP कह रहा है। ठीक है, अभी देखिए मैं ये नहीं बता सकता कि इसके बाद कोई ऐसा SOP आया कि नहीं आया, लेकिन देखिए इस SOP में लिखा गया है कि क्लेम जो है अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जो क्लेम फॉर्म भर के दे रहा है सदस्य वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए सदस्य के द्वारा अपने पासबुक पे। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है ना क्लेम का रिजेक्शन करने के लिए मना किया जाता है, तो कोशिश की जाती है कि अगर थोड़ा मोड़ा गलती हो तो उसे इग्नोर किया जाए। ठीक है, और कोई भी जो है रिवेन्यू स्टैम्प सब नहीं लगते हैं। ठीक है, ये सब नहीं लगते हैं। ठीक है, अब रहा कि आधार नॉन आधार वाला केस मैंने बता दिया कि नॉन आधार और आधार में क्या डिफरेंसेज होता है। अब रखा है पेंशन क्लेम फॉर 10D। अभी जब कोई 10D क्लेम आता है ना हमारे पास, जो पेंशन का होता है, जो मंथली पेंशन का होता है एक तरह से, तो इसमें अगर कोई केस हमारे पास आता है ना, इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं, एक आधार वाला एक नॉन आधार वाला। तो आधार वाला कौन भरेगा, तो आधार वाला वो लोग भरेंगे जिसका पहले से हमारे पास सब कुछ है, KYC भी है, उसका बैंक भी अप्रूव है, तो वो भरेगा। नॉन आधार वाला कौन भरेगा, जिसका KYC कंप्लीट नहीं है। ठीक है, वो हमारे पास भरेगा नॉन आधार वाला। इसमें भी क्या सब होना चाहिए, सबसे पहले तो क्लेम फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अपना आधार कार्ड उसमें लगा होना चाहिए, साथ ही साथ अपना जो है बैंक का पासबुक या फिर कैंसिल चेक लगा होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे KYC में मेंशन है। ठीक है, हमारे PF ऑफिस के KYC में मेंशन है। ठीक है, अगर ये जो है अटेस्टेशन ऑफ मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर का अटेस्टेशन जरूरी नहीं है इन केस ऑफ आधार क्लेम। आधार केस में जो है अटेस्ट कंपनी का जरूरी नहीं होता है, लेकिन नॉन आधार वाले में जरूरी होता है। ठीक है, तो ये 10D क्लेम में समझ में आ गया ना। 10D में क्या सब लगा रहेगा, तो क्या रहेगा, तो सबसे पहले लगा रहेगा क्या, क्लेम फॉर्म लगा रहेगा। ठीक है, उसके बाद बैंक का डिटेल लगा रहेगा जो है उसका अपना KYC में। ठीक है, और उसके बाद जो है कंपनी का जरूरी नहीं होता है, ऑल द डिटेल ऑफ द एम्प्लॉयर अवेलेबल इन फॉर्म 911। देखिए एक फॉर्म 11 होता है, ऑल द डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय, फॉर्म 11 होता है। फॉर्म 11 के थ्रू हम कोशिश ये करते देखने का कि सदस्य ने और कहीं काम किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो फॉर्म 11 याद रखिएगा। फॉर्म 11 किस चीज़ के लिए होता है, तो कोई काम और दूसरी जगह किया है कि नहीं उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंपोजिट क्लेम फॉर इन डेथ केसेस। अब देखिए डेथ केसेस में क्या बताया मैंने कि देखिए किसी पर्सन का अगर डेथ हो जाता है तो दो तरह से डेथ हो सकता है, एक ड्यूरिंग द सर्विस और एक आफ्टर द सर्विस। उसे हम लोग बोलते हैं डेथ इन सर्विस और उसके बाद बोलते हैं डेथ अवे फ्रॉम सर्विस। तो मैंने बताया कि डेथ इन सर्विस वाले केस में हम लोग क्या देते हैं, PF देते हैं, EDLI देते हैं और पेंशन देते हैं। ठीक है, डेथ इन सर्विस में। ठीक है, जैसे फॉर्म 20, EDLI के फॉर्म 5F और पेंशन के लिए 10D देते हैं। ठीक है, और जो अवे फ्रॉम सर्विस होता है, तो अवे फ्रॉम सर्विस में हम लोग EDLI स्कीम का बेनिफिट नहीं देते हैं। ठीक है, और पेंशन का भी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो उसको हम लोग फुलफिल करेंगे तभी उसको पेंशन मिलेगा। अब कहोगे सर क्या है क्राइटेरिया, देखिए क्या होता है ना कि पेंशन के लिए हम लोग ने एक देखिए डेथ इन सर्विस है, तो डेथ इन सर्विस में हम लोग बोलते हैं कम से कम 1 महीना का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, तो वो तो आएगा ही। ठीक है, 1 मंथ का कंट्रीब्यूशन, तो उसे हम लोग पेंशन दे देंगे। ठीक है,
तो डेथ इन सर्विस में तो पेंशन भी मिल ही जाएगा, ईडीएलआई भी मिल ही जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है ना डेथ अवे फ्रॉम सर्विस में हम लोग फिर कहते हैं कि 9.5 ईयर का सर्विस होना चाहिए, ठीक है, डेथ अवे फ्रॉम सर्विस में, ठीक है। अवे फ्रॉम जो हमारा सदस्य जो है हमारा पीएफ का हिस्सा से जब छोड़ दिया उसके बाद अगर डेथ हुआ है ना, तो उसका फिर वही जो रूल होता है पहले वालों के लिए, जो मतलब विदाउट डेथ होता है 9.5 साल से ज़्यादा, उतना का सर्विस होना चाहिए। अब रहा कि सर डेथ क्लेम आता है तो इसमें क्या सब लगा होना चाहिए, तो देखिए डेथ क्लेम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेथ सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए। साथ ही साथ जो है जो भी क्लेमेंट है, मतलब जो सदस्य फॉर्म अप्लाई किया है उस सभी का जो है ज्वाइंट फोटो होना चाहिए, ठीक है। अभी 3 कॉपी रहता है हम लोग का, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्वाइंट फोटोग्राफ होना चाहिए। अगर बच्चा सब है तो बच्चा सब का डेथ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उसमें होना चाहिए। अगर सदस्य ने स्कीम सर्टिफिकेट लिया है तो स्कीम सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी इस क्लेम में लगा होना चाहिए, ठीक है। अभी जब डीए रिसिप्ट जो है ना ये क्लेम सब लेते हैं ना, तो वो सब चेक करते हैं, उस क्लेम में देखते हैं कि मेंबर का नाम सही से भरा है कि नहीं, फादर का नाम सही से भरा है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, ये सब सही से भरा है कि नहीं। बैंक स्टैम्प जो है वो बैंक डिटेल को चेक करता है कि बैंक ऑफ डिटेल हमारे अकाउंट में जो है उससे मैच कर रहा है कि, तो ये सब जो है डीए रिसिप्ट चेक करते हैं, ठीक है। एबिलिटी ऑफ मेंबर सिग्नेचर, पैन कार्ड में अगर देखिए क्या होता है ना, जब फाइनल विड्रॉल करता है तो 50,000 से ज़्यादा लेने पे 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट रहता है ना पीएफ का, तो उस केस में क्या होता है कि उसका टीडीएस कटने लगता है, ठीक है, टैक्स डिडक्शन करने लगता है। तो उस केस में फॉर्म 15G अगर सदस्य लगाता है कि हम टैक्स बेनिफिट के अंदर टैक्स के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो फॉर्म 15G लगा के देगा, ठीक है। फॉर्म 15GH हम लोग बोलते हैं इसे, फॉर्म 15G या 15H ये लगा के देता है, तो उस केस में उसका टैक्स डिडक्ट नहीं होता है, ठीक है। सदस्य जो है क्लेम के साथ ही भर के देगा, ठीक है, फॉर्म 15G या H, ठीक है। अब आगे सर ठीक है, चलिए सही है, आपने बोला इतने तरह के क्लेम होते हैं, डीए रिसिप्ट के पास आता है, डीए जो है ये सभी चीज़ को चेक करता है। अब क्या होगा उसके बाद, अभी देखिए ये सब चीज़ चेक करने के बाद डीए रिसिप्ट जो है जो जिसके पास आया है पीआरओ सेक्शन या डीए रिसिप्ट के पास, वो अब क्या करेगा, उस सबको अलग अलग कर लेगा, सेग्रीगेट कर लेगा, ठीक है। जितने भी क्लेम का टाइप है उसके अकॉर्डिंग, मतलब एडवांस को अलग कर लेगा, विड्रॉल को, फाइनल विड्रॉल को अलग कर लेगा, ट्रांसफर को अलग कर लेगा, डेथ केस को अलग कर लेगा, ठीक है। इसके बाद वो क्या करेगा, तो अब उसको इस सभी क्लेम को उसके सेक्शन के अकॉर्डिंग बांट देगा, ठीक है, सेक्शन के अकॉर्डिंग, उसके सेक्शन के अकॉर्डिंग बांट देगा सभी सेक्शन में जाने के लिए। और फिर जो है ये फॉरवर्ड कर देगा डीए रिसिप्ट सेक्शन सुपरवाइजर को, जो एसएस बैठे होते हैं सेक्शन सुपरवाइजर को ये क्लेम जो है भेज देंगे, ठीक है। ठीक है, अब रहा कि ठीक है सर आ गया सेक्शन सुपरवाइजर के पास, अब क्या होगा, तो देखिए सेक्शन सुपरवाइजर जो है उसको देख लेंगे, स्क्रूटनी थोड़ा मोड़ा कर लेंगे, और फिर जो है डीए रिसिप्ट के पास, सॉरी डीए अकाउंट के पास दे देंगे। डीए अकाउंट जो है हम उस क्लेम को प्रोसेस करता है, फिर वो जो है एसएस और एओ के आईडी पे या एसी के आईडी पे या आरसी1 के आईडी पे जाते हैं। अब इसका क्या रूल है, तो देखिए जब डीए अकाउंट के पास क्लेम पहुंच गया, डीए अकाउंट के पास, अब वो क्लेम को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस करने के बाद कहाँ जाता है, एसएस एओ एसी आरसी1। अब इसका क्या रूल है, तो देखिए एसएस के पास जाते हैं 50,000 से कम वाला क्लेम, 50,000 से लेकर के जो 5 लाख तक का क्लेम रहता है वो जाता है एओ के पास, और एओ के बाद जो है 5 लाख, एसी के पास जो है 5 लाख से 25 लाख तक जाते हैं, और 25 लाख से ऊपर जो है वो जाता है आरसी1 के पास, ठीक है। तो इस तरह से क्लेम को, मतलब मैंने बोला कि डीए जब प्रोसेस करता है तो आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। कुछ केस जो है नया एक फॉर्म आया था, कंपोजिट क्लेम का एक आया था रूल, ठीक है। उसमें कहा गया कि देखिए डीए जो है ना, मानिए कि कोई 2 क्लेम है, एक फॉर्म 19 है और एक 10C है। डीए जो है ना अगर उसे बढ़ाएगा, ठीक है, मानिए कि फॉर्म 19 था 30,000 का और 10C जो था वो 20,000 का था, ठीक है, तो दोनों मिला के 50,000 हो गया। तो कह रहा है कि डीए जब फॉर्म 19 और 10C बढ़ाएगा, अगर वो मोर देन 50,000 हो गया ना, दोनों मिला करके मैं बोल रहा हूँ ऐड करके, तो ये एओ पे चला जाएगा। ये एक नया रूल आया था, ठीक है, बहुत ही अच्छा रूल था एसएस के काम को थोड़ा सा कम करने के लिए, ठीक है, कि मतलब कोई कंपोजिट क्लेम, मतलब कंपोजिट क्लेम्स दोनों को ऐड करके अगर 50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो एओ पे चला जाएगा, ठीक है, एक ही सदस्य का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रहा कि सर ठीक है, मानिए कि कोई क्लेम आया नॉन आधार, आधार हो या ऑनलाइन हो, ठीक है, ये हमारे पास क्लेम डीए अकाउंट में आया, तो डीए अकाउंट उसे क्या करता है, तो डीए अकाउंट क्या करता है, तो डीए अकाउंट का काम है कि उसका जो है बैंक डिटेल केवाईसी को मैच करना और फिर उसे जो है आगे की ओर प्रोसेस करना, ठीक है। केवाईसी को देख लेता है कि कुछ गलती है कि नहीं, मतलब बहुत सारे चीज़ इसमें चेक किए जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है उसे आगे बढ़ा दिया जाता है, फिर एसएस उसे अप्रूव करते हैं और उसके बाद एओ अप्रूव करते हैं, ठीक है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि डीए क्या करता है, केवाईसी मैच करता है, बैंक पासबुक मैच करता है, मेंबर का प्रोफाइल भी देख लेता है, ये भी देख लेता है कि इस आईडी से जो है पहले जो रुपया लिया गया है किस अकाउंट में लिया गया है, ठीक है। लेजर कार्ड देख लेता है कि उसके अकाउंट में रुपया है कि नहीं, मैंने बताया था कुछ क्लेम के लिए सर्टिफिकेट रिक्वायर होते हैं, तो डीए जो है फाइनल देख लेते हैं कि ये सब लगा हुआ है कि नहीं,
और फिर वो जो है SSAO ACRC1 की ID पे भेज दिया जाता है। ठीक है, ओके। हम लोगों ने सिटीजन चार्टर भी पढ़ लिया है कि, और हमारे स्कीम का भी डेट पढ़ लिया है कि हमारा स्कीम बोलता है हर क्लेम को 20 दिन में सेटल करने के लिए, और सिटीजन चार्टर का मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है जिसमें बताया कि मैंने सिटीजन चार्टर क्या बोलता है। तो उस डेट को ध्यान में रख के जो है DA SSAO सभी को ध्यान में रखना पड़ता है कि इतना दिन से ज़्यादा का क्लेम ना हो। ठीक है, डेथ क्लेम में भी हो सकते हैं 20 हो सकते हैं, फायर वाइफ हो सकते हैं 10D हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, ऑफलाइन क्लेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सभी क्लेम को सेम उसी रूल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं, SSAO AC के पास जाता है। अब आगे सर कुछ इसमें चेक करते हैं क्या, तो देखिए थोड़ा मोड़ा बात याद रखिए कि जब हमारे पास कोई क्लेम आता है ना, जैसे डेथ क्लेम आता है ना, तो डेथ सर्टिफिकेट को हम लोग वेरीफाई करते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट सही है कि नहीं। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट से हम लोग जो है KYC मिलाते हैं, लेजर कार्ड मिलाते हैं। ठीक है, सदस्य का नॉमिनी का फैमिली डिटेल देखते हैं कि नॉमिनी अगर मतलब मानिए कि सदस्य ने फॉर्म 2 दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नॉमिनी देखते हैं कि नॉमिनी कौन कौन है। ठीक है, अगर नहीं रहता है, मानिए कि फॉर्म 2 का जो है ई नॉमिनेशन नहीं है या फॉर्म 2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी द्वारा जो है अटेस्टेड जो होता है फैमिली डिटेल दिया रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मिला के देखते हैं कि ये क्लेम जो है इसका फैमिली मेंबर कौन सा है। ठीक है, उसके बाद अगर मानिए बच्चे को भी शेयर जाना है तो बच्चे का जो है हम लोग डेट ऑफ बर्थ सब देखते हैं सही है कि नहीं है। ठीक है, और कंपनी अटेस्टेड रहता है तो मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारे पे थोड़ा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कंपनी लायबल होता है अगर इन केस ऑफ गलत पेमेंट होता है तो। ठीक है, माइनर मेजर ये सभी क्लेम का मैंने आपको बता दिया है, सबके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना दिया है, तो उस सबको ध्यान से देखिए। ठीक है, एक दो बार देखिएगा सब समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे क्लेम जो है क्लेम क्या होते हैं, ये फॉर्म 10D 5F 10 और 20 सब। ठीक है, तो क्या याद रखना है, फॉर्म 20 होते हैं PF विड्रॉल इन केस ऑफ डेथ के केस में PF को विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 20, अगर डेथ इन सर्विस हुआ है तो उसके लिए EDLI के लिए फॉर्म 5 है, और अगर मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म 10D होते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग देखते हैं क्या सब, डेथ सर्टिफिकेट देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है देखते हैं कि फोटो लगा है कि नहीं, सदस्य का फोटो लगा है कि नहीं, KYC से मैच करते हैं सब कुछ को। ठीक है, फॉर्म 2 भरा हुआ है तो नॉमिनी देखते हैं कि नॉमिनी कौन कौन है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया है। अभी देखिए 10C होता है और एक 10C स्पेशल होता है, ये क्या होता है, तो फॉर्म देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए, ये तीनों क्लेम जो लिखा है ना, फॉर्म 10C 10D 10D स्पेशल, ये सभी केस जो है हमारी पेंशन का है। तो पेंशन दो तरह के, एक होता है मंथली पेंशन जो हम लोग जो है एक एलिजिबिलिटी इसके लिए तय किया है कि 9.5 साल से ज़्यादा अगर किसी का सर्विस होता है तो उसको हम लोग मंथली पेंशन देंगे, और उससे कम अगर कोई रहता है सदस्य सर्विस किया हुआ तो उसको हम लोग जो है 10C का अमाउंट दे देते हैं, जितना उसका कटा है 10C का, फॉर्म 10C के द्वारा जो है हम लोग दे देते हैं, पेंशन का जितना कटा है वो रुपया दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या, अगर मानिए कि वो एक होता है स्कीम सर्टिफिकेट भी, अगर कोई सदस्य है जो मानिए कि अपना 10C का पैसा लेना नहीं चाहता है, 10C समझे ना, कि जो पेंशन मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हुआ, जो सदस्य मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकता है, अपना पेंशन का रुपया निकाल सकता है या फिर एक स्कीम सर्टिफिकेट ले सकता है। स्कीम सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि स्कीम सर्टिफिकेट में हम दे देते हैं ये लिख करके, एक स्कीम सर्टिफिकेट जो है जनरेट करता है हमारा सिस्टम, उसमें ये लिखा रहता है कि जो सदस्य है ना वो इतना दिन हमारे यहाँ काम किया है, मतलब उसमें एक तरह से कहिए ना उसका सर्विस का डिटेल रहता है कि सदस्य ने इतना से इतना काम। अब कहोगे सर ये सदस्य लेके क्या करता है, तो ये सदस्य अपने पास रखता है, और मानिए कि इन फ्यूचर में और कोई सर्विस करता है, ठीक है, तो मानिए कि 8 साल का स्कीम सर्टिफिकेट हमने दे दिया, और मानिए कहीं और 2-3 साल कर लिया तो 10-11 साल हो गया, तब मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो रुपया न लेकर के स्कीम सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई सर्विस करता है तो वो फिर जो है मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल। बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है, स्कीम सर्टिफिकेट लेना। ठीक है, तो 10C विड्रॉल करना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप स्कीम सर्टिफिकेट लेते हैं तो ये बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें भी क्लेम में हम लोग वही चीज़ चेक करेंगे जो चीज़ हम लोग सब में चेक करते हैं। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब SSAO DA का काम क्या होता है सब मैंने आपको बता दिया कि उसी तरह से सब क्लेम को हम लोग प्रोसेस करते हैं। एक चीज़ इसमें मैं बताता हूँ, रोल ऑफ कैश सेक्शन। देखिए क्या होता है कि अकाउंट सेक्शन जितने भी क्लेम एक दिन में पास करते हैं, ठीक है, जितने भी क्लेम, चाहे वो एडवांसेज का हो, PF का हो, ठीक है, या फिर पेंशन का हो, जो भी क्लेम हो, तो कैश सेक्शन के पास स्क्रॉल जनरेशन होता है। स्क्रॉल जनरेशन कहोगे सर स्क्रॉल जनरेशन क्या होता है, तो मतलब एक समरी सीट सबसे पहले हम देखिए, स्क्रॉल जनरेशन तो अकाउंट वाले करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसका उस सभी स्क्रॉल को एक जगह जनरेट करना, समरी सीट तैयार करना, वो कैश सेक्शन करते हैं। ठीक है, नहीं समझे फिर से मैं बताता हूँ। अब रोल ऑफ कैश सेक्शन क्या है, देखिए एक दिन में जितने भी अकाउंट सेक्शन ने क्लेम को पास किया, जितने भी क्लेम को, तो वो क्लेम कितने तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं PF को विड्रॉ करने के लिए, एक हो सकता है पेंशन को विड्रॉ करने के लिए, एक हो सकता है EDLI को विड्रॉ करने के लिए। क्योंकि 3 तरह का सर, तो यस 3 तरह का ही होता है। अब कहोगे सर कैसे, तो देखिए PF विड्रॉ में कौन सा आ जाएगा, एडवांस क्लेम आ जाएगा, फॉर्म 90 आ जाएगा मतलब कि फाइनल विड्रॉल, और फॉर्म 20 आ जाएगा, ये तीनों हो जाएगा PF विड्रॉ। पेंशन विड्रॉल में कौन कौन आ जाएगा, तो 10C आ जाएगा,
10C आ जाएगा, 10D आ जाएगा, 10D जो मंथली पेंशन और एक बिना मंथली वाला पेंशन। उसके बाद ईडी जो हमारा EDL है वो एक अलग रहेगा। तो इतने 3 तरह का जो है ये क्लेम होते हैं। तो शाम में जो क्या करते हैं, कैश सेक्शन जो है समरी शीट जनरेट करता है और उससे जितने भी PF क्लेम है एक जगह और पेंशन क्लेम जो है एक जगह हो जाते हैं और EDLI का एक अलग से होता है। तो कैश सेक्शन क्या करते हैं, समरी शीट जनरेट करते हैं, स्क्रॉल को रिसीव करते हैं और उसके बाद जो है उसको जो है अप्रूव करते हैं उस समरी सीट को। उसके बाद चेक अलॉटमेंट किया जाता है, मतलब कि PF के लिए एक चेक बनाया जाता है जो हमारे अकाउंट 1 से करता है, पेंशन के लिए एक चेक बनाया जाता है जो अकाउंट 10 से करता है। जितने भी काम हुआ भर दिन में, जितने भी PF का विड्रॉल हुआ, सबके लिए एक चेक अलॉटमेंट, ठीक है। PF के लिए एक चेक और पेंशन के लिए एक चेक अकाउंट 10 से, ठीक है। अब चेक अलॉटमेंट करने के बाद फिर AC का रूल हो जाता है। AC जो है जो चेक अलॉट किया गया है उसे क्या करेगा, साइन करेगा। फिर उसके बाद जो है हमारा SBI के साथ या PNB के साथ या जो भी अलग अलग स्टेट का होता है उसके साथ हमारा टाई अप होता है। तो फिर उस चेक को हम क्या करते हैं, उस बैंक वाले को भेजते हैं और बैंक वाला जो है सभी के खाते में भेज देता है। उस चेक के साथ हम एक फाइल भी भेजते हैं, एक मतलब पेन ड्राइव भी भेजते हैं जिसमें हमारा जितना भी समरी सीट है किस किस को कितना रुपया जाना है वो जनरेट करके देते हैं उसे, ठीक है। एक ऐप आता है उसके थ्रू देते हैं हम लोग, ठीक है। अभी ये देखिए ये ही है CCPAP, ठीक है। CCPAP जो लिखा है ना, CCPAP कॉर्पोरेट क्लाइंट चेक पेबल एट, ये याद रखिएगा। CCPAP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉर्पोरेट क्लाइंट चेक पेबल एट पार, ठीक है। पेमेंट इज अल्टोमेटेड थ्रू द CCPAP। देखिए यही है, यही सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है ना मैंने बताया कि जितने भी PF क्लेम होते हैं किस किस को जाना है वो, और जो है जो हमारा पेंशन क्लेम है वो, ठीक है, जो है हम बैंक वाले को भेज दे देते हैं। एक तरह से CCPAP क्या करता है, डिजिटल सिग्नेचर को अप्रूव करता है। हमने जो चेक पे साइन किया ना, उस साइन मतलब बैंक वाले को हम पहले ही बता देते हैं कि ये चेक आपके पास आने वाला है, इस पे जो है साइन किसके द्वारा किया गया, ये सब पता करने के लिए होता है, ठीक है, CCPAP। तो ये कैश सेक्शन में एक काम होता है, ठीक। जो OTCP मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम पोर्टल, तो हमारे पास जो है ना मैंने क्या बताया था शुरू में ही कि ऑफलाइन मोड से भी आ सकते हैं क्लेम, ऑनलाइन मोड से भी आ सकते हैं क्लेम। तो जो ऑनलाइन मोड से आते हैं उसे ही ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम पोर्टल कहते हैं। हमारा जो EPFO का पोर्टल है, मेंबर पोर्टल पे जा करके वहाँ से क्लेम कर सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐप भी हम लोगों ने लॉन्च किया है जिसके थ्रू जो है सदस्य जो है क्लेम फॉर्म करते हैं। उस क्लेम में भी जब फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस क्लेम करते हुए जो है उसका अकाउंट नंबर मांगता है, उस अकाउंट नंबर को मैच किया जाता है जो KYC में सीडेड है, ठीक है। उसके बाद जो है अपना बैंक पासबुक लगाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो वो बैंक पासबुक लगाता है। तो ये सब होता है, मतलब नोट सो मच, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिंपल सा समझिए कि इतने तरह का क्लेम होता है, उसको कैसे कैसे पास करते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इनऑपरेटिव अकाउंट जो होता है उसके बारे में, ठीक है। इनऑपरेटिव अकाउंट जो होता है ना वो किसे बोलते हैं, देखिए अगर कोई सदस्य का जो है ना, मतलब अगर किसी सदस्य ने, ठीक है, 3 साल से अगर मानिए कि उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आया, ना ही कुछ उसमें उस अकाउंट पे कुछ किया गया है, तो उस केस में वो सदस्य का अकाउंट जो है इनऑपरेटिव अकाउंट कहलाता है, ठीक है। हम लोग इंटरेस्ट भी जब तक है ऑपरेटिव रहता है तभी तक देते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट नहीं देते हैं, 3 साल तक ही शायद इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। इनऑपरेटिव अकाउंट जो हो जाता है ये ध्यान रखिए, इनऑपरेटिव अकाउंट में क्या होता है कि इसका थोड़ा हमारा रूल चेंज होता है, ठीक है, इनऑपरेटिव अकाउंट का, ठीक है। जैसे इनऑपरेटिव अकाउंट में जो है मतलब जैसा DA आगे बढ़ाएगा ना, तो इनऑपरेटिव अकाउंट के केस में जो है कुछ केस जो है 50,000 से कम होने के बावजूद भी जो है AO पे चले जाते हैं, अकाउंट ऑफिसर पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यही बात सब इसमें लिखा होगा इनऑपरेटिव केस। अभी देखिए डेथ केस क्लेम सेटलमेंट विद इन 7 डेज, ये देखिए ये हमारा एक सर्कुलर जारी हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कहा गया था कि डेथ क्लेम का जो निपटारा है ना 7 दिन के अंदर में करना होगा, जो हमारा एक सिटीजन चार्टर भी बोलता है, ठीक है। तो डेथ क्लेम को 7 दिन के अंदर करना है और जो है इसको फॉलो किया जाए। देखिए सर्कुलर नंबर भी दिया गया है कि 2016 में ये रिलीज़ किया गया था कि डेथ क्लेम को 7 दिन के अंदर करना है। तो अभी जो है हमारे EPFO ऑफिस में इसका ध्यान रखा जाता है कि 7 दिन के अंदर जो है डेथ क्लेम का सेटलमेंट हो जाए। अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, SS अकाउंट, AO अकाउंट, DA स्क्रॉल, DA कैश पेमेंट। तो ये जो DA स्क्रॉल जो है हमारा अकाउंट सेक्शन वाले स्क्रॉल जनरेट करते हैं और DA कैश पेमेंट जो है कैश में जो DA बैठे रहता है वो समरी शीट, चेक अलॉटमेंट सब करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ये सब। तो देखिए हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग ने देखिए क्या पढ़ा कि देखिए SOP क्लेम सेटलमेंट के लिए ये था, ठीक है। तो SOP जो हमारा क्लेम सेटलमेंट का बोलता है वो सबसे क्या सब बोलता है, कितने तरह के क्लेम होते हैं, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तो देखिए हमारे पास कितने तरह के क्लेम होते हैं, तो अगर वो ऑफलाइन आया तो वो हो सकते हैं आधार और नॉन आधार क्लेम हो सकते हैं। अगर ऑनलाइन आया तो ऑनलाइन में तो सभी क्लेम आ सकते हैं, ठीक है। तो जो आधार नॉन आधार केस मानिए कि ऑफलाइन में आया, सबसे पहले तो उसे अलग अलग कर लेगा, आधार को अलग और नॉन आधार को अलग। कौन करेगा, तो DA रिसिप्ट करेगा या DA PRO करेगा।
फिर उसके बाद जो है सभी को अलग अलग कर लेगा, कौन एडवांसेज है कौन क्या है। फिर उसके बाद सेक्शन में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सुपरवाइजर के पास जाएगा, फिर डीए अकाउंट के पास जाएगा, डीए अकाउंट उसे आगे प्रोसेस करेंगे। लिमिट मैंने बता दिया 50,000, 5 लाख, 25 लाख वाला जो लिमिट है, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखिए, कितने तरह के क्लेम होते हैं ये ध्यान रखिए। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि देखिए हमारे पास जो क्लेम होते हैं फॉर्म 31 होते हैं जो एडवांसेज के लिए होता है, फॉर्म 31 एडवांसेज पेमेंट के लिए, उसके बाद जो है फॉर्म 19 होता है फाइनल सेटलमेंट क्लेम के लिए, फाइनल सेटलमेंट, और फॉर्म 20 होता है डेथ केस फाइनल सेटलमेंट के लिए, ठीक है। EDLI के लिए फॉर्म 5F होता है। पेंशन के लिए दो है हमारे पास, एक 10C है जो मतलब जो 10 साल का सर्विस 9.5 ईयर का सर्विस नहीं किया है, और एक होता है 10D जो 10 साल का सर्विस किया है जो मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल है। 10C में ही एक स्कीम सर्टिफिकेट भी होता है, स्कीम सर्टिफिकेट भी सदस्य ले सकता है, और एक ट्रांसफर क्लेम होता है जो फॉर्म 13 होता है, ठीक है। तो इतनी तरह के हमारे पास क्लेम होता है। DA से आगे बढ़ाते हैं, SS पास करते हैं, AO पास करते हैं, AC और RC1 इतने लोग पास करते हैं उस क्लेम को, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।